यह टारगेट आप हर टाइम बदलिया करेंगे, लेकिन जो आपके अंदर तूफान है उसे ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कुछ ऐसी मैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर यानी स्टडी विद फन पर। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में जाना था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है और इनकी डिस्कवरी किन साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी। और मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2024 से हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे आपको क्या फायदा मिलेगा। आपके फेब या फिर मार्च से क्या है एग्जाम शुरू होंगे, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा स्कोर मार्क्स करने की। ठीक है, और अब आपको साथ ही साथ एक और बात में जानकारी दे दूं, आपके लिए यह भी बात बहुत जरूरी है, यह बात भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर नोट्स लेने हैं किसी भी चैप्टर की या फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो आपको मदद करेंगे ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए पेपर में, तो आपको क्या करना है, उसी लिंक में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज करना है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हमने अब तक जाना था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, लेकिन ये अब इस क्लास में यह जानेंगे कि जो एटम के अंदर किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो ठीक है, सबसे पहले जे थॉमसन ने उसका एटम का मॉडल दिया। ठीक है, जे थॉमसन ने बताया एटम इज लाइक अ स्फीयर। जो एटम है वो एक स्फीयर की तरह है। जिस प्रकार बॉल की शेप होती है, जैसे बॉल की जो शेप होती है उसे स्फीयर बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार जो एटम है उसकी भी शेप क्या है, स्फीयर की तरह है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोला, इन एटम पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेडेड ऑल ओवर एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इनसाइड द पॉजिटिव चार्ज। इसमें बोला गया है कि जो एटम के अंदर है, पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर कहीं कहीं पर क्या है, वो नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार हम एग्जांपल ले लेते हैं तरबूज का, वाटरमेलन का, जिस प्रकार तरबूज में कहीं कहीं पर बीज फैले होते हैं, ये हमने एग्जांपल ले लिया इसका तरबूज का। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये क्या है, सीड्स है। हम इन सीड्स को बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज। क्या है ये, नेगेटिव चार्ज। और जो ये बाकी एरिया है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, बाकी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैंने अब तक यह बताया कि स्फीयर जैसी शेप है और जो पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव फैला हुआ है और पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव फैला हुआ है, नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट, जो नेगेटिव चार्ज है वह पॉजिटिव चार्ज के क्या है, इक्वल है। ठीक है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। क्यों हो गए न्यूट्रल, मैंने बताया क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। और आपको एक और बात बता दूं मैं साथ ही साथ, आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। ठीक है, यह बात मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको कमेंट में बताना ही होगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, जिससे मुझे भी पता चले कि और कितना इंप्रूवमेंट करना है आपको, और किस प्रकार के टॉपिक चाहिए, आपके मन की बात को मैं जान सकूं। जे थॉमसन ने तो अपना एटम का स्ट्रक्चर दे दिया। अब बारी आ गई रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का नाम था रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसने क्या किया, एक तो गोल्ड फॉइल ले ली और इस गोल्ड फॉइल से, यानी ये यहाँ पर है ये गोल्ड फॉइल, इस गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल्स क्या करवाए, पास करवाए। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल्स उसे बोला जाता है जो हीलियम आयन से बने हुए हो, हीलियम आयन पे चार्ज पॉजिटिव 2 रहता है, हीलियम साइन पे पॉजिटिव 2 चार्ज रहता है, और जो मास है हीलियम का वो क्या है, 4 यूनिट। ठीक है, और जो इसे हम अल्फा पार्टिकल्स को हम इस सिंबल के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब सबसे बड़ा रीजन कि हीलियम क्यों लिया, यानी अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों लिए, क्योंकि जो कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसके पास
एक अच्छी खासी मात्रा में क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है। इसलिए हीलियम आयंस ले लिया, हीलियम आयंस को अल्फा पार्टिकल्स बोला गया है, ठीक है। गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, क्योंकि रदरफोर्ड को एक ऐसी चीज, इतनी पतली शीट चाहिए थी, इतनी थिक शीट चाहिए थी जो बिल्कुल ही कितने अबाउट 1000 एटम ऑफ थिक, यानी जो 1000 से भी कम या फिर 1000 एटम से बनी हो। जो देख लो एटम कितना छोटा होता है जो हम उसे देख भी नहीं सकते, और ये तो सिर्फ थाउजेंड्स एटम की ही बनी हुई है गोल्ड फॉइल, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के बारे में पता चला। अब क्या किया, ये है सोर्स जहां से ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है निकलेंगे, ये है गोल्ड फॉइल, यहाँ से पास होगी, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से क्या हुए, निकले, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकले, तो साइंटिस्ट ने देखा सबसे पहले कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स की रेस थी ये इस गोल्ड फॉइल से क्या हो गई, निकल गई, ठीक है। पहली बात ये देखी। दूसरी बात ये देखी कि जो कुछ रेज ऐसी थी अल्फा पार्टिकल्स की जो जाकर के क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन देखी। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या देखी कि कुछ ऐसी रेज हैं अल्फा पार्टिकल्स की जो वापस आ रही है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट। तो तीन बातें देखी, एक तो जो सीधी निकल गई रेज, दूसरी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब तो फिर रिजल्ट क्या रहा, और ये किस वजह से रिफ्लेक्ट या फिर डिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। पहली बात, मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, क्या है ये रिजल्ट्स हैं। अब इसके रिजल्ट्स आए, मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, कि जो स्पेस है गोल्ड फॉइल के अंदर ज्यादातर क्या है, एटम्स के बीच जो एटम्स के अंदर स्पेस है ज्यादातर खाली था, जब भी तो कुछ रेस क्या थी, स्ट्रेट लाइन में क्या हो गई, निकल गई, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। देखिए अब यह बात देखिए, जो हीलियम आयंस का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टू चार्ज है, ठीक है। जब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यह रेस निकली इस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल से क्या, अल्फा रेज निकली, ठीक है। अल्फा रेज डिफ्लेक्ट हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि जो रेज थी ये भी पॉजिटिव टू थी, और जब यह टकराई किससे, पॉजिटिव चार्ज से, जब एटम के गोल्ड फॉइल के पॉजिटिव चार्ज से टकराई तो क्या हो गई, ये डिफ्लेक्ट हो गई। और इससे हमें यह पता चला कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वह क्या है, कहीं कहीं पर है, ठीक है, एटम के अंदर, ठीक है। देयर इज अ हैवी मास इनसाइड एटम। अब जो तीसरी बात, यह भी कंप्लीट हुई, यह भी कंप्लीट। अब तीसरी बात रिफ्लेक्ट के बारे में, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स रेस थी क्या हुई, बाकी वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, वापस क्या मुड़कर चली गई। यह क्यों हुआ, क्योंकि कुछ एटम्स के बीच में हैवी मटेरियल था, एक हैवी मास था, उस हैवी मास से ये टकराई, उससे ना तो ये डिफ्लेक्ट कर पाई और ना ये सीधी क्या हुई, निकल पाई, तो ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्यों, क्योंकि ये इतने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था, ये इसे पार नहीं कर पाई, ठीक है। देयर इज अ हैवी मास इनसाइड एन एटम, ठीक है। यह बात हुई रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट, यानी मतलब इस एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट की। अब फिर इसने रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या बताया, स्ट्रक्चर क्या दिया, हमने यह तो जान लिया, रिजल्ट तो जान लिया कैसे क्या हुआ भाई, देख लिया, ठीक है, लेकिन किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर क्या दिया, इन्होंने बोला कि जो एटम है ये क्या है, एक एटम है, एटम के बीच में एक हैवी मास होता है, एटम के बीच में एक हैवी मास होता है, ये हैवी मास है, इस हैवी मास का नाम दे दिया न्यूक्लियस, यानी जिससे ये रिफ्लेक्ट हो रही थी, बाकी टकरा के वापस जा रही थी, ये क्या था, ये एक न्यूक्लियस था, ठीक है, इसका नाम दे दिया न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस के, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां पर रहते हैं, जो प्रोटॉन है यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वे तो रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर,
और जो बाकी रह गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के बाहर क्या करते हैं, एक ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन्स क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, चक्कर लगाते हैं। तो जाना बीच में एक हैवी मास होता है, हैवी मास होता है, ठीक है, हैवी मास होता है, ठीक है, जिसके कारण ये रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। क्या हुआ, हैवी मास था, तो फिर इसका हैवी मास था तो नाम दे दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन। और पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस के पार क्या रहता है, ऑर्बिट। उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी न्यूक्लियस के बाहर तो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन। वजह क्या थी, यह एक फेल होने की, यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, क्योंकि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का जो ये सर्कुलेशन प्रोसेस था ऑर्बिट में, यह अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन है, इसके एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। इन्होंने बोला कि क्या करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं ना ऑर्बिट में, क्या करते हैं, ये एसिलरेशन करते हैं। तो जब क्या करते हैं, एसिलरेशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी लॉस करते हैं। ड्यूरिंग एसिलरेशन इन द ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट देयर एनर्जी। लॉस को हम रेडिएट भी लिख सकते हैं, रेडिएट देयर एनर्जी। अगर ये चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। अगर न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिर गया तो मैटर स्टेबल से क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल से क्या होगा, तो जो हम चीजें देखते हैं, तो ये फिर भाई कैसे, क्योंकि आप खुद ही देख लो, जो चीज हम देखते हैं अपने आसपास में जो कुछ भी चीज जो आप देख रहे हो, ये सब कुछ क्या है, मैटर ही तो है। तो अगर यह अनस्टेबल हो गया तो भाई इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल है यह यूनिवर्स हमारे लिए, क्या हो जाएगा, यूनिवर्स का एक्सिस्टिंग क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में जो रदरफोर्ड थे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो फिर इसी जगह एक उस बोर नाम का साइंटिस्ट आता है, बोर्स साइंटिस्ट आता है, वह इसके इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलेशन है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसके बारे में, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। इसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वे किस प्रकार है एटम के अंदर। जो पिछले वाले टॉपिक था, रदरफोर्ड ने सिर्फ एक काम नहीं कर पाया कि वह जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थी उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन जो बोहार्स साइंटिस्ट इसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। इसने क्या बोला, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। एटम के अंदर कुछ ऐसे ऑर्बिट्स है, स्पेशल ऑर्बिट्स है, जिन स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है वे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। उन्हीं स्पेशल ऑर्बिट्स को नाम दे दिया गया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का नाम सुनते ही याद आ जाना चाहिए कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स वह स्पेशल ऑर्बिट्स है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के रूप में, ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो पिछले वाला था ना, उस साइंटिस्ट ने बोला था, तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने बोला था कि ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वे अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं। रेडिएट मतलब लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉस करेंगे और फिर न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे। तो भाई ऐसे तो हर मैटर अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इसने बोला कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में यानी जो ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन की, वह जो है डू नॉट रेडिएट एनर्जी, जो एनर्जी है उसे रेडिएट नहीं करेंगे, यानी एनर्जी को लॉस नहीं करेंगे, ठीक है। इसने बात बोली, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब एक और नया काम कर दिया। न्यूक्लियस के अंदर तो क्या रहते हैं, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। इन ऑर्बिट्स का क्या नाम दे दिया, डिस्क्रीट ऑर्बिट, ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट दे दिया। अब इसने क्या किया, दिस ऑर्बिट और सेल्स, इन्हें हम सेल्स पे कह सकते हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर KLMN, ठीक है।
जो ये सेल्स है न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन की ये सेल्स है या फिर ऑर्बिट्स है, इन्हें हम के ठीक है, ये दूसरे वाला एल, तीसरे वाला एम, ठीक है, और चौथा होगा तो उसे हम नाम दे देंगे एन, ठीक है। हम इनका ऑर्बिट्स का नाम क्या रख देते हैं, के एल एम एन, ठीक है। यह बोहर्स मॉडल के द्वारा बताया गया। और फिर इसने क्या किया, इसने बोला कि हम इन्हें नंबरिंग भी दे सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। इसने बोला कि न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन की, उनका नाम के एल एम एन रख देते हैं, या फिर हम उन्हें नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अंदर से, बाहर से 1 2 3 4 नहीं होगा, बाहर से 1 2 3 4 नहीं होगा, अंदर से होगा। क्या होगा, पहले 1 के, फिर 2 एल, फिर 3 एम, ठीक है। इस प्रकार अगर चौथा है तो फिर उसमें एन भी जोड़ देंगे, यानी 4 तो रिपीट हो जाएगा। इसने ये सभी बातें बताई। बोहर्स मॉडल के बाद अब एक महान साइंटिस्ट आता है, जिस साइंटिस्ट का नाम है जे चैडविक। अब इसने एक महान कार्य किया, इसने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल ढूंढ लिया, ठीक है। उस सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम था न्यूट्रॉन। क्या नाम था, न्यूट्रॉन नाम था थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं जो एटम से भी छोटे हो, ठीक है, उसे बोला गया है सब एटॉमिक पार्टिकल। अब तक हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पता था, अब हमें पता चल गया एक और पार्टिकल के बारे में, यानी न्यूट्रॉन के बारे में। J. Chadwick discovered another subatomic particle which had no charge and a mass nearly equal to that of a proton. इसने बताया कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका नाम है न्यूट्रॉन, ठीक है, विच हैड नो चार्ज। इसके ऊपर ना तो पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव, इस पे कोई सा भी चार्ज नहीं है। दूसरी बात, एंड ए मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। जो इसका मास है वे किसके इक्वल है, प्रोटॉन के मास के बराबर है। क्या है, इसका न्यूट्रॉन का जो मास है वे किसके बराबर है, प्रोटॉन के मास के बराबर, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़कर सभी एटम्स के अंदर जो ये न्यूट्रॉन है प्रेजेंट है। अब कहां पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ। ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या था, प्रोटॉन। इस प्रोटॉन के साथ क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ठीक है, कुछ इस प्रकार प्रेजेंट है। और इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ठीक है। इसने बता दिया इसके बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। अब आप एक चीज बता सकते हैं आसानी से, मास ऑफ एटम किसके बराबर है, तो मास एटम का किसके बराबर है। आपको बता दूं कि जो मास है एटम के, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 चीज है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास इतना कम होता है, उसे हम अपने दिमाग से क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसे हम अपनी नजर से निकाल देते हैं, क्योंकि उसका मास इतना कम होता है। अब क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, अब रह गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो मास एटम का किसके बराबर, प्रोटॉन के मास के बराबर और न्यूट्रॉन के मास के बराबर। तो हम यह भी तो लिख सकते हैं, मास ऑफ एटम इक्वल टू मास ऑफ ए न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस क्यों लिखा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस का मास है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वजह से तो न्यूक्लियस के अंदर जो है जितना भी मास है इसकी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वजह से तो है। तो हम यह भी तो लिख सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस भी तो लिख सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। पार्ट 3 में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे जाके आप मैसेज कीजिएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही होगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बोल दूं, अगर
आपने अभी से यह बात ठान ली कि साइंस मेरे लिए मुश्किल है, तो 10th बोर्ड में आप हाई स्कोर साइंस में नहीं कर पाओगे। साइंस नहीं या फिर मैथ, किसी भी सब्जेक्ट में आपने अभी यह बात ठान ली, अगर आपने इस बात का तूफान अपने अंदर बांट लिया कि यह सब्जेक्ट मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप उसमें स्कोर नहीं कर पाओगे। 9th बेस बनाओ, 9th से बेस बनाओ और 10th में स्कोर कर जाओ। यह टारगेट अपने माइंड में सेट कर लो, डरना नहीं है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां पे जाकर मैसेज कीजिए, आपको आपका हर डाउट मैं क्लियर करूंगा। लेकिन जो आपके अंदर तूफान है उसे ढलने मत दो, उस तूफान को और जगने दो, ताकि आपका अभी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप 10th में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर पाओ। मैं आपका सपोर्ट करूंगा, यानी स्टडी विद फन आपके साथ है। थैंक यू। आज की क्लास खत्म होती है।